वेलकम बैक। आपको बताएं, वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान अशाइये पर अहम मुलाकात हुई। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को अमन के नोबल इनाम के लिए नामजद कर दिया। इस्राएल के हमसाया मुमालिक खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए इनके साथ खड़े हैं। मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा और दीगर आला हुकाम ने भी शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग तिजारत के जरिए रुकवाई। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के एटमी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। दुनिया ने आज तक वो हथियार नहीं देखे जो ईरान पर बमबारी के दौरान इस्तेमाल किए गए। ईरान अब मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मजीद कहा कि दुनिया भर में जंगें रुकवाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग पर बात करते हुए कहा कि यूक्रेन जंग ना रुकने पर वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से नाखुश हैं। जंगी मुजरिम नेतन्याहू का व्हाइट हाउस में इस्तकबाल अमेरिका के लिए शर्मनाक दिन है। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि ट्रंप ने बाइडन की तरह गजा में इसराइल की तबाहकुन जंग की हिमायत की। इसराइली अफवाज के हाथों इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के शवाहिद मौजूद हैं। नेतन्याहू ने मुनज़्ज़म तरीके से गजा में शहरियों को कत्ल किया और भूखा मारा। दुश्मन ने अगर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया तो जवाब फौरी, मुंह तोड़ और सोच से बढ़कर सख्त होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स मुकम्मल करने वाले अफसरान से खिताब। कहा, जंगे मीडिया बयानात या हथियारों से नहीं, कौमी हौसले और सलाहियत से जीती जाती हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान जदीद जंगी खतरात, हाइब्रिड वॉरफेयर और कौमी दिफा में पेशेवराना महारत की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी मुस्तकबिल की अस्करी क़यादत को तैयार करने में कलीदी किरदार अदा कर रही है, जबकि सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान हमांगी वक्त की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर फील्ड मार्शल ने कहा, नई दिल्ली अपनी स्ट्रेटेजिक नाकामी छुपाने के लिए बेबुनियाद दावे कर रहा है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में खुद इन्हिसारी और इदारा जाती ताकत से कामयाबी हासिल की। खित्ते के ममालिक भारत के जानियाना रवैये और हिंदुत्वा नजरिए से नाला है। पाकिस्तान ने असूली सिफारतकारी, बाहिमी एहतराम और अमन पर मबनी देरपा शराकतदारी कायम की है। सैयद आसिम मुनीर ने दो टोक अंदाज में कहा, अगर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया तो जवाब फौरी, मुंह तोड़ और सोच से बढ़कर सख्त होगा। फील्ड मार्शल ने अफसरान पर जोर दिया वो दयानतदारी, खिदमत और वतन से वफादारी के असूलों पर साबित कदम रहें। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने कहा है कि नवाज शरीफ बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल नहीं जाएंगे। बानी पीटीआई सजा याफ्ता हैं और कैद भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ एक मरतबा बानी पीटीआई के घर गए थे। उन्होंने 40 लाख रुपए सड़क की तामीर के लिए मांग लिए थे, जिससे नवाज शरीफ के अडियाला जेल जाने की ख्वाहिश से मुतालिक खबर दी। इसने भी वो खबर डिलीट कर दी। एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि आसिफ अली जरदारी को ओहदे से हटाने का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। मैं 100% सदर जरदारी के हक में हूँ। इनकी शख्सियत सियासत में तवाज़ुन पैदा करती है। मियाँ साहब का क्या कोई जवाज़ ही नहीं है वहाँ पे जाने का। वो एक सज़ा याफ्ता मुल्ज़म है इमरान खान, वो कैद भुगत रहा है। मियाँ साहब उसके घर एक दफ़ा गए थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। 40 लाख रुपए की सड़क उसने मांगी थी और तो कोई डिमांड नहीं की थी। अभी तक मुझे तो नहीं इल्म, लेकिन कानून कॉन्स्टिट्यूशंस में आती रहती हैं हालात के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक जो है। अगर आइन में किसी वक्त तरमीम की ज़रूरत पड़े तो जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करके तरमीम कर लेनी चाहिए। मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब ख्याल अहमद कासरों ने स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के नाम खत लिख दिया। कहा, हुकूमती जमात के अरकान के खिलाफ कार्रवाई ना करना आईनी मनसब पर सवालिया निशान और जानिबदारी का मजहर है। खत में मेंबर पंजाब असम्बली ने लिखा है कि आपकी तवज्जो अपोजिशन के साथ होने वाले नाइंसाफियों और हुकूमती जालिमाना रवैये की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जिस पर मुल्क की असम्बली में ही असम्बली अरकान के साथ नाइंसाफी हो रही है। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मुनहरिफ अरकान को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में शमूलियत महंगी पड़ गई। तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नाअहली रेफरेंस भेजने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर चौधरी, रफ़ीक नैयर और अकमल सरगाला के खिलाफ रेफरेंस दायर करेगी। जावेद भट्ट और अलीशान सोनी के खिलाफ भी नाअहली रेफरेंस दायर करने का फैसला। इलेक्शन एक्ट 2020 के तहत किसी भी रुकने असम्बली को पार्टी छोड़ने पर मुस्ताफ़ी होना लाजिम। सीट छोड़े बगैर जमात तब्दील करने पर नाअहली
اہلی کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ پارٹی پالیسی کے انحراف پر نااہلی کی تلوار لٹکے گی۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ سیاسی وفاداریاں بدلنے والوں کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والے ارکان اپنی نشستوں سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ ایس بی سی اے افسران ڈی جی ایس بی سی اے کو لے ڈوبے۔ ڈی جی ایس بی سی اے اسحاق کھوڑو سے غلط پلاٹ کی رپورٹ سی ایم کو بھجوا دی گئی ہے۔ لیاری کی گرنے والی عمارت مخدوش قرار نہیں دی گئی تھی۔ کراچی میں مخدوش اور غیر قانونی تعمیرات پر ڈی جی ایس بی سی اے اسحاق کھوڑو ذمہ دار قرار۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے اسحاق کھوڑو کو سخت سرزنش، کہا میں خود انجینئر ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کس علاقے کا کیا حشر کیا ہے۔ کیا صرف نوٹس دینا ہی آپ کا کام ہے؟ لیاری میں اتنی اموات ہوئیں اور آپ پھر بھی اجلاس میں ڈھٹائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ایس بی سی اے کے افسران سے کہا کہ مجھے کاغذات کی رپورٹ نہیں، کام چاہیے۔ کسی بھی غیر قانونی تعمیرات کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں جو بھی غفلت کا مرتکب ہوا اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کو فی کس 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ امن و امان کے قیام کے لیے تمام تر اقدامات بروئے کار لائیں گے۔ سعید غنی نے کہا کراچی میں 588 خطرناک عمارتیں ہیں، سی اے کی غفلت ثابت ہوئی تو ان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہوگی۔ لیاری بغدادی میں 5 منزلہ عمارت گرنے کا واقعہ، ریسکیو آپریشن مکمل ہو گیا۔ بچوں کی اور ماؤں کی امیدیں سب مٹی میں دفن ہو گئی ہیں۔ علاقے میں سوگ کی فضا قائم ہے۔ تفصیلات جانیں گے عابدہ خان کی اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے لیاری میں 5 منزلہ عمارت گرنے سے 27 افراد جاں بحق، ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ علاقہ سوگوار، ہر آنکھ اشکبار۔ مرنے والوں میں زیادہ تر تعداد ہندو برادری کے افراد کی ہے۔ ہندو برادری کے رہنما شری رام ناتھ مہاراج نے حکومت سے بچ جانے والے متاثرین کے لیے مستقل رہائش کا مطالبہ کر دیا۔ خالی کرانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے یہ منظم ہوئی ہے اور اس کے اندر جو 20 لوگ جو ہیں ہمارے انتقال کر کے دیہانت ہو گیا، ان کے بعد کہیں خدا کہیں اور کسی کے ساتھ نہ ہو جائے۔ جتنے بھی ہمارے حکومت ادارے ہیں ان سے یہی گزارش کروں گا ان کو ازالہ دیا جائے۔ سانحہ لیاری کے متاثرین نے بھی صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں رہائش کے لیے متبادل جگہ فراہم کی جائے۔ وزیر اعلیٰ کی امداد ملنے کا انتظار نہیں کر سکتے، سڑکوں پر کب تک رہیں گے، انصاف فراہم کیا جائے۔ ٹوٹل میری فیملی سے 5 بندے تھے، جس میں سے 3 ایک زخمی ہے، سول ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، اور 2 ایکسپائر ہو گئے ہیں، جس میں باقی اس کے 2 چھوٹے بچے بچے ہیں، وہ فی الحال ہمارے گھر پہ ہیں۔ ابھی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی نہ فون موصول ہوا ہے، نہ کوئی انتظامیہ موصول ہوا ہے۔ فی الحال انتظار میں گورنمنٹ کیا کر۔ لیاری میں مخدوش عمارتوں کے خلاف آپریشن جاری۔ حادثے کا شکار عمارت سے ملحقہ مزید 2 عمارتوں کو گرا دیا گیا، جبکہ مزید 3 عمارتیں خالی کرا لی گئی ہیں۔ ذوالفقار شاہ کھڈا مارکیٹ کی بلڈنگ بھی سیل کر دی گئی ہے۔ راولپنڈی شہر کے قلب میں واقع خستہ حال عمارتیں تاریخ کی علامت نہیں، اب خطرناک سانحہ کا پیش خیمہ بن چکی ہیں۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے 250 بوسیدہ عمارتوں کو خطرناک قرار دیتے ہوئے مالکان کو فوری انخلاء کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ دیکھیں گے راولپنڈی سے انوار عباسی کی رپورٹ۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے شہر میں 7 عمارتوں کو 2012 سے خطرناک قرار دے کر 6 عمارتوں کی فوری مرمت اور 1 عمارت کو گرانے کے نوٹس جاری کر رکھے ہیں۔ تاہم 13 سال گزرنے کے باوجود عمارتیں خالی نہیں کی گئیں۔ محکمہ کی جانب سے ہر سال متعلقہ بلڈنگ مالکان کو نوٹس جاری کرنے کے باوجود مکین اب بھی خستہ حال عمارتوں میں رہائش پذیر ہیں، جبکہ ضلع انتظامیہ نے خطرناک قرار دی گئی عمارتوں کو خالی کرانے کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس حوالے سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر چیتن مل کا کہنا ہے کہ ہم متعدد بار شہر کی 7 عمارتوں کو رہائش کے لیے خطرناک قرار دے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ 25ویں ترمیم کے بعد قبائلی علاقے صوبائی حکومت میں ضم ہو چکے ہیں، اس لیے وفاقی حکومت کا ان معاملات میں کوئی کردار نہیں بنتا۔ کمیٹی کو ختم کیا جائے کیونکہ ضم شدہ اضلاع پر قانون سازی یا تجاویز دینا صوبائی حکومت کی ثوابدید ہے۔ ہم نے کمیٹی میں شرکت نہیں کی اور نہ آئندہ کریں گے، کیونکہ وفاقی حکومت کا کوئی اختیار نہیں کہ ضم شدہ اضلاع پر کوئی کمیٹی بنائے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کے ضم شدہ اضلاع کے حوالے سے کمیٹی کو ختم کیا جائے۔ قبائلی اضلاع میں 7 منتخب ایم این ایز میں سے 5 کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اس لیے پارٹی کا مکمل سیاسی اور آئینی موقف رکھنے کا حق حاصل ہے۔ علاقوں سے 7 ایم این ایز منتخب ہوتے ہیں، ان 7 ایم این ایز میں سے 5 پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ 25ویں ترمیم کے بعد جب قبائلی علاقے صوبے میں ضم ہو چکے ہیں، اس کے بعد
वफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं कि उसके लिए कमेटी बनाए, उसके लिए लेजिस्लेशन करे, कोई कानून साजी करना, कोई मौजू ज़र बहस लाना, उसके लिए कोई तजावीज़ दरना, ये सिर्फ और सिर्फ सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली की सवाबदीद है। इसलिए आज हमने इसकी शिरकत नहीं की, आइंदा भी नहीं करेंगे। हम हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इस कमेटी को डिसबैंड करे। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की रिहाइशगाह पर फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक समेत फॉरवर्ड ब्लॉक के तमाम अरकान असम्बली ने शिरकत की। इजलास के दौरान अहम सियासी और पार्लिमानी उमूर पर मुशावरत की गई और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर बहबूद आबादी, वज़ीर मवासलात, वज़ीर तालीम, वज़ीर सेहत समेत दीगर वज़रा इजलास में शरीक हुए। डिप्टी स्पीकर चौधरी रियाज अहमद और मुशीर ज़कात और उशर ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में फॉरवर्ड ब्लॉक ने सदर रियासत और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और इस अज़म का अयादा किया गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक मुत्तहिद है। शुरका ने आइंदा इंतखाबात के लिए मुश्तरका लाहे अमल अपनाने पर इत्तफाक किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में पंखों की तब्दीली से मुतालिक वज़ीर आज़म प्रोग्राम की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। इजलास में वज़ीर तवानाई उवैस लगारी, गवर्नर स्टेट बैंक और मुतल्लिका इदारों के सीनियर हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में प्रोग्राम की तैयारी, मुतवक्किल शेड्यूल और पेश की शराइत पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ख़जाना ने प्रोग्राम पर वज़ीर आज़म की खुसूसी तवज्जो को उजागर करते हुए इसे तवानाई, बचत और इक़्तिसादी इस्तेहकाम का अहम ज़रिया करार दिया। उन्होंने कहा कि पंखा तब्दीली प्रोग्राम सारिफिन के तर्ज़ अमल में मुस्बत तब्दीली के साथ बिजली के इस्तेमाल में कमी और वसी इक़्तिसादी फ़वाइद लाएगा। इजलास में हिदायत दी गई हैं कि तमाम ज़रूरी इक़दामात आइंदा 2 से 3 हफ्तों में मुकम्मल किए जाएँ ताकि रवा माह के आखिर तक प्रोग्राम का पहला मरहला शुरू हो जाए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि सख्त फैसलों से मईशत बहाल हुई, गलतियां ना दोहराई जाएं। ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब से तजावुज़ कर गए। गवर्नर स्टेट बैंक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अफरात ज़र कम तरीन सतह पर है। तरसीलात ज़र और बरामदात के बाइस करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। पाकिस्तान में पायदार तरीके से माशी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। मालियाती पॉलिसी ने ज़रूरी पॉलिसी को सपोर्ट किया जिसके बाइस माशी बेहतरी हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जुनेद सफदर का चालान करने वाली डॉल्फिन टीम को शाबाश। डॉल्फिन फोर्स के इंचार्ज शाहजेब और एहलकारों परवेज़ हैदर और मुजाहिद की कारकर्दगी को सराहा गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि कानून की पासदारी ही हमारी हुकूमत की पहचान है और वो पूरी पंजाब में कानून के यकसा नफाज को यकीनी बनाना चाहती हैं। वज़ीर आला के साहिबजादे जुनेद सफदर और इनके साथ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर चालान किया गया। वाक़े के बाद डॉल्फिन पुलिस टीम के अमल को मिसाली करार देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं। पंजाब पुलिस आइंदा भी इसी जज्बे से कानून की अमलदारी को यकीनी बनाती रहेगी। एबीएन स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। हाजिर होंगे 9 बजे के हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए एबीएन, एबीएन है कौम की सोच।